हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो अब बात करते हैं अपने दूसरे वाले वीडियो में। तो बात करते हैं इसमें लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म को। तो अब इनकी जो लाइफ साइकिल किस टाइप से होती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इससे पहले समझा और सीखा होगा कि इसमें 4 प्रकार के सिल्क वार्म होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली सिल्क वार्म होते हैं वो मलबरी सिल्क वार्म होते हैं। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट कॉमन है वो इरी सिल्क वार्म है, क्योंकि इन दोनों के जो सिल्क होते हैं वो क्रीमी वाइट कलर के और तथा शाइनिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। जो मलबरी उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, इरी का थोड़ा कम होता है। उनका प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है, मतलब मलबरी का 80 से 85% प्रोडक्शन और इरी सिल्क वार्म का 12% प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो ये तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो इनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से जनरेट की जाती है। तो लाइफ साइकिल में आप लोग पता है कि लाइफ साइकिल स्टार्ट होने में सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि मेल और फीमेल का अट्रैक्शन होना। मेल और फीमेल सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं आपस में। और जो इनमें जो फीमेल होती है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको सुनिएगा। जो इसमें फीमेल होती है ना, ये एक सेक्स फिरोमोन नामक एक हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्स फिरोमोन हार्मोन्स होता है उसको हम बॉम्बी कोल कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो ये फीमेल सिल्क वार्म होती है वो अपने अंदर एक सेक्स फिरोमोन को मतलब प्रोड्यूस करती हैं या निकालती हैं, जिसको हम बॉम्बी कोल कहते हैं। इसी बॉम्बी कोल से ये जो मेल सिल्क वार्म होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद इनमें सेक्सुअली मैटिंग होती है। होने के बाद फिर इसके बाद जो फीमेल होती हैं ये अंडे देना स्टार्ट करती हैं। और जैसे ही ये अंडे एक बार प्रोड्यूस करती हैं, एक बार में ये टोटली 300 से 400 अंडे प्रोड्यूस करती हैं। 300 से 400 अंडे देने के बाद ये मात्र 1 या 2 दिन तक जीवित रहती हैं, उसके बाद मर जाती हैं, ठीक। तो समझ में आया। जो फीमेल होती हैं ये अपने अंदर से एक सेक्स फिरमोन नामक हार्मोन से या एक सेक्स नामक एक प्रोडक्ट रिलीज करती हैं, जिसे हम बॉम्बी कोल कहते हैं। ये मेल को अट्रैक्ट करता है। मेल के अट्रैक्ट होने के बाद इसमें सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, मैटिंग होती है। मैटिंग होने के बाद फिर ये जो फीमेल होती है वो 300 से 400 अंडे प्रोड्यूस करती है। और अंडे प्रोड्यूस करने के 1 या 2 दिन बाद फिर इनकी डेथ हो जाती है या मर जाती हैं, ठीक है। और जो ये अंडे देती हैं फीमेल ना, ये हमेशा पत्तियों की निचली सतह पे देती हैं। ये कभी भी पत्तियों की ऊपरी सतह पर नहीं देती। ये हमेशा जो फीमेल होती हैं वो 300 से जो 400 अंडे होते हैं वो पत्तियों की निचली सतह पे देती हैं अंडे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि पूरे इनके लाइफ साइकिल में तो जो इनके अंडे का ड्यूरेशन होता है, जैसे मलबरी सिल्कवार में आज अंडे दिए, तो जो ये अंडे होते हैं वो 6 से लेके 8 दिन तक, मतलब इनकी जो पूरी टोटल लाइफ साइकिल होती है वो 6 से 8 वीक तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। 6 से 8 वीक कहने का मतलब होता है कि 6 वीक का मतलब 7 6 42 दिन, 8 का वीक करने का मतलब 8 6 48 दिन। तो मतलब कह सकते हैं 42 से 48 दिन में इनका पूरा लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। इसमें जो एग की स्टेज होती है वो 7 से 10 दिन की होती है। जो लार्वा की स्टेज होती है वो 25 से 30 दिन की होती है। ये जो लार्वा की स्टेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इसी टाइम ये जो लार्वा होते हैं जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, ये भर भर के फीड करते हैं लीव्स को। अब वो चाहे जो भी लीव्स हो गई, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग लीव्स होते हैं जिसको ये फीड करते हैं, खाते हैं। तो ये जो लार्वा होती हैं ये 25 से 30 दिन ये लार्वा स्टेज में रहते हैं। एग स्टेज 7 से 10 दिन का, जो लार्वा स्टेज वो 25 से 30 दिन का। देन उसके बाद लार्वा के बाद फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि 7 से 8 दिन का होता है। और इसी प्यूपा स्टेज में ये अपने ऊपर कोकून को रैप कर लेते हैं, लपेट लेते हैं, ठीक है। तो यही जो कोकून होता है यही हमारा जो है वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है। प्यूपा के बाद फिर 7 से 8 दिन के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट में। जो भी मान लीजिए प्यूपा बच गया वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। जो ये मलबरी सिल्कवार्म होते हैं ये जैसे ही अंडे से इनकी हैचिंग होती है, तो अंडे से हैचिंग होने के बाद ये 25 से 30 दिन ये जब लार्वा स्टेज में रहते हैं, तो इस 25 से 30 दिन में इनमें 5 लार्वल इंस्टार का मतलब होता है इनके जो लार्वा होते हैं इनके मार्फोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बेबी होते हैं जो अभी बाय बर्थ या बॉर्न होता है उनका, तो ये क्या करते हैं कि ये छोटे बेबी होते हैं, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करते हैं इनके कुछ ना कुछ मार्फोलॉजी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये भी है, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल छोटे दिन का होता है, तो ये छोटे दिन में अच्छा ग्रोथ कर ले जाते हैं। हम लोगों की लाइफ साइकिल जैसे हम लोग छोटे रहे होंगे तो हमारा हाथ पैर मुंह नाक जो भी है वो सब सारा छोटा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमारे कुछ मॉर्फोलॉजी यानी कुछ शारीरिक में चेंजेस होते गए, सारे कुछ बढ़ती गई, तो वैसे इनके भी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होता है। तो जो इनमें मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होता है उसी को हम लार्वा इंस्टार कहते हैं। ये इनके पूरे लाइफ में मतलब लार्वा के स्टेज में 25 से 30 दिन में ये 5 बार होता है, ठीक है, 5 बार होते हैं। और ये 4 बार मॉल्टिंग करते हैं। 4 बार मॉल्टिंग का मतलब वही हो गया कि इनके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होते हैं, ठीक है।
ये जो 5 लार्वल इंस्टार होते हैं ये बाद में 5वां जब लार्वल स्टार आता है तो 5वें लार्वा स्टार आने के बाद फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्यूपा में कन्वर्ट हो गए। अब वही प्यूपा कन्वर्ट होने के बाद फिर वो अपने अंदर रेशम के सिल्क को क्या नाम है पूरा रैप कर लेता है। तो याद रखना जो इनकी एग स्टेज होती है वो 7 से 10 दिनों की होती है। जो इनका लार्वा स्टेज होता है वो 25 से 30 दिनों का होता है। देन ये प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्यूपा स्टेज का डेट होता है वो 7 से 8 दिन का होता है। फिर इसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्यूपा स्टेज होता है ना 7 से 8 दिन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होता है। और इस 7 से 8 दिन में 5 से 6वां दिन आता है। जैसे मान लीजिए कि पहले तो 10 दिन के बाद अंडा फूटा, अंडा फूटने के बाद फिर जब ये अंडा फूटा, अंडा फूटने के बाद 25 से 30 दिन, यानी 10 दिन के बाद जो 25 से 30 दिन आएंगे, जो अंडा फूटने के बाद 25 से 30 दिन होगा, उसमें लार्वा स्टेज में रहते हैं। लार्वा स्टेज आने के बाद जैसे ही प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो हम बताएं ना प्यूपा का पूरा टाइम ड्यूरेशन 7 से 8 दिन का होता है। उस 7 से 8 दिन में 5 या 6वें दिन जब 5वां या 6वां दिन आता है तो उसी स्टेज में हम इनकी लिप्स से इनको छुड़ा के जाके हम इसको गर्म पानी में इसको बॉयल कर लेते हैं। जिससे क्या है, गर्म पानी में क्यों बॉयल करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो सेरीकल्चर होता है उसमें 2 प्रकार के नेचुरल फाइबर पाए जाते हैं जिसमें फाइबरिन और सेरिसिन है, ठीक। जो फाइबरिन होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वही हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है। और जो सेरिसिन होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो गम कलर का ग्यूमिंग का प्रोसेस, गम कलर का मतलब उसमें चिपचिपाहट होती। यही जो सेरिसिन को पानी में डिजॉल्व करवाना, ये जो प्रक्रिया कहलाती है, इसी को हम डीगमिंग कहते हैं। याद रखना, जो सेरिसिन होती है इसको हम पानी में डिजॉल्व करवाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सेरिसिन पानी में वाटर इनसॉल्युबल होती है, पानी में घुल जाती है। तो जो ये प्रक्रिया होती है इसी को हम डीगमिंग कहते हैं, ठीक है। और जो ये जो प्यूपा होते हैं, प्यूपा को हम जब पानी में स्टीम करते हैं, बॉयल करते हैं, सोच लीजिए कि कितने निर्दयी इंसान लोग होते हैं। तो ये जो प्यूपा होते हैं इसको जब हम पानी में गर्म करते हैं तो ये बेचारे मर जाते हैं। तो जो ये मरने की प्रोसेस होती है या जिसको हम मारते हैं, इस प्रक्रिया को हम स्टिफलिंग कहते हैं, ठीक है। याद रखना, जो इस प्यूपा होते हैं इनको मारने की जो प्रोसेस होती है इसको हम स्टिफलिंग कहते हैं। और जो ये अब जैसे क्या है कि पानी में हम इसको गर्म किए तो पानी में गर्म करने के बाद प्यूपा बेचारे मर जाते हैं, सेरेसिन डिजॉल्व हो जाती है, बचता क्या है, फाइबरिन। इसी फाइबरिन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जो ये फाइबरिन है इसी को निकालने के, जो ये फाइबर नेचुरल फाइबर है, जो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट है नेचुरल फाइबर फाइबरिन, इसको निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। तो आपको 3 प्रोसेस समझ में आए होंगे। जो पहली प्रोसेस है उस प्रोसेस में उसको कहते हैं सेरिसिन। सेरिसिन की जो प्रोसेस हो उसमें सेरिसिन को डिजॉल्व करा लेना वाटर में, इस प्रोसेस को हम डीगमिंग कहते हैं। जो प्यूपा को मार देना, इस प्रोसेस को स्टिपलिंग कहते हैं। और प्यूपा मरने के बाद फिर हम उसमें से जो बचता हमारा फाइबरिन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं इनके, बस इसका लाइफ साइकिल इतना है, आप लोग ये कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा आप लोगों से, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डिजीज़ और पेस्ट की। तो इसमें एक बड़ा मेजर डिजीज़ है जिसको कहते हैं फाइबरिन डिजीज़। फाइबरिन डिजीज़ क्या होता है, ये इसका कॉजल एजेंट नोसिमा डिजीज़ है। पहले इसको कहीं कहीं पे जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे इसको प्रोटोजोआ से बताया गया था, लेकिन एक्चुअली ये फंजाई से होने वाला डिजीज़ है। आज भी कंपटीशन में कहीं कहीं पे प्रोटोजोआ से आते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये फंजाई से होने वाला एक रोग है जिसको हम नोसिमा डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ग्रासली डिजीज़ है जो एनपीवी से होता है। इतना पढ़ने की मतलब, एनपीवी का मतलब होता है न्यूडी पॉलीहाइड्रस, ठीक है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। और इसमें एक इंसेक्ट की बात करें तो ऊजी फ्लाई है, ऊजी फ्लाई जिसको UZIFLY ऊजी फ्लाई, जिसको हम एक्स्टोरिका सोरोबिलेंस कहते हैं, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इसको सुन लीजिएगा, ठीक। कुछ इंस्टीट्यूट की बात करें जो सेरीकल्चर से रिलेटेड है, तो जिसमें पहला है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सेंट्रल जो सिल्क बोर्ड है इसको इस्टेब्लिश किया गया था या स्थापित किया गया था 1948 में, ठीक है। जो कहाँ पे स्थित है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक। जो दूसरा है वो हमारा सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यही जो इंस्टीट्यूट है ये हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है सारे सिल्क के बारे में, इसकी डिस्कवरी से लेके सारा कुछ यही क्या नाम ऑपरेट करता है। जो इसका ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है मैसूर कर्नाटका में।
इसकी स्टेब्लिश डेट 1961 या 1961 थी। जो तीसरा है वो है सेंट्रल टेसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो टेसर सिल्कवार्म है उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जो रांची झारखंड में, क्योंकि जो टेसर्स होते हैं उनका हाईली प्रोडक्शन झारखंड में ही किया जाता है, तो इसीलिए उनका इंस्टीट्यूट भी झारखंड में बनाया गया है। और जो चौथा है वो हमारा है सेंट्रल मुगान एरी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आसाम में, जो मूगा और एरी सिल्कवार्म है। हमने 4 बताया ना। मलबरी, तो मलबरी का कहाँ पे है? बेसिकली कर्नाटका में। जो ट्रेशर है उसका रांची में है, और मोगा और एरी सिल्कवार्म का आसाम में है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा, जिससे मैं और आगे कुछ कर पाऊँ। एग्रीकल्चर में कुछ जो और नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें आपको माइनर की गारंटी मेरी होगी कि माइनर आपको सारा कुछ कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स चल ही रहा है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स ख़त्म हो, मतलब कि चलने दीजिए। ये मोस्ट प्रोबब्ली इसमें 10 या 11 वीडियो और बचे होंगे, उसको ख़त्म कर लेंगे। ख़त्म करने के बाद फिर एनिमल सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, एग्रीकल्चर सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना, ये कवर करेंगे। देन उसके बाद सीड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होंगे, या सीड नहीं कहेंगे तो आपको हम पीसी कल्चर, या इसके बाद जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर के बाद लैग कल्चर को पढ़ाएंगे। लैग कल्चर 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। लैग कल्चर के बाद फिर हम आपको पीसी कल्चर पढ़ा देंगे, जिससे क्या है कि आपके जो ये माइनर्स हैं वो सारे कुछ इसमें कवर हो जाएगा। एपी कल्चर हो ही गया है, ये सेरीकल्चर आज हो जाएगा, इसके बाद लैग कल्चर हो जाएगा, उसके बाद पीसी, पीसी मतलब मछली उत्पादन। तो ये भी आप लोग पढ़े नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना और खूब अच्छे से पढ़ाई करना और मेहनत करना। जल्द ही प्रे होगी कि आप लोग जल्दी सफल हों। ओके, थैंक यू सो मच।